Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे दैट्स क्वेश्चन बिलोंग्स टू द ट्रस्ट एनालिसिस and this question is important for the student that belongs to structural analysis, that means third year student, as well as engineering mechanics student that belong to second year. ये आपका टॉपिक जो है दोनों में सेम है. ट्रस्ट एनालिसिस जो है related to method of section, that question is very important. चलिए डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. Determine the forces in member 1, 2 and 3 as shown in figure by the method of section. आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे होंगे. दिस इज मेंबर नंबर 1, दिस इज मेंबर नंबर 2, दिस इज मेंबर नंबर 3. तो वी वांट टू फाइंड आउट द मेम्बरल फोर्सेस इन दीज 3 member by method of section. So generally we have a 3 to 4 methods when we discuss about truss analysis. First one is method of join, second one is method of section, third one is method of substitution and fourth one is method of join. तो अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आफ्टर दैट मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट इज सेम इम्पोर्टेंट इफ आई टॉक अबाउट द सेम. सो अब हम इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है. फर्स्टली वी फाइंड आउट द एक्सटर्नल रिएक्शन. तो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर एट ए जॉइंट you have a hinge support, at D joint you have a roller support, and you know very well at hinge support create a two reaction. Which one? Vertical reaction and horizontal reaction. And vertical reaction are represented by RA and horizontal reaction are represented by HA. At roller support, that particular support it's create only one reaction in vertical direction, that's why that is called RD. So these reaction firstly we find out using the concept of equilibrium equation, and you know very well we have a 3 equilibrium equation. Which one? Summation of fx is equals to 0, summation of fy is equals to 0, and summation of mz at, that means moment at any point, is equals to 0. तो फर्स्टली व्हेन वी अप्लाई द समीशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0. अब देखो आप फिगर में अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर पहले देख लेते कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं. First one is this HA, that's act at joint A. So that means कहाँ पर act कर रहा है? rightward direction. You know very well if the force act in rightward direction we use positive sign for that, and if the force act in leftward direction we use negative sign for that in horizontal. And पहले horizontal की हम लोग बात कर रहे हैं. कोई joint B पर horizontal force दिख रहा है? No. जॉइंट सी पर है? नो. जॉइंट डी पर है? नो. जॉइंट ई पर है? नो. दैट मीन्स एक्सेप्ट एच ए देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स. सो इसका कोई इफेक्ट क्रिएट कर पाएगा, कोई रजिस्ट कर पाएगा इसको? नो. सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब डिजाइन करोगे प्लस एच ए माइनस जीरो is equals to 0. So simply we got the value of h is equals to what? That is simple. We got this value is equals to 0. Now after that, now come to the summation of fy is equals to 0. चलो summation of fy देख लेते हैं. You know, firstly देखो sign convention are very important whenever you attempt these type of question, right? Sometimes if you know, देखो अगर बुकों में डिफरेंट बुक में डिफरेंट साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, आपको एक साइन कन्वेंशन यूज़ करना है. कोशिश करो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने बताया है आप लोगों को क्लास में, उसको ही फॉलो करना. अदरवाइज यू डिड अ मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो हम जनरली क्या लेते हैं? इफ द फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन वी यूज़ पॉजिटिव साइन फॉर दैट, एंड इफ द फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी यूज़ नेगेटिव साइन फॉर दैट. तो यहाँ पर आर ए आप देख पा रहे होंगे, आर ए एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. आफ्टर दैट -20 बिकॉज दिस फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑल्सो एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे. एंड फॉर दिस फोर्स इज ऑल्सो एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए हम क्या लेने वाले हैं? पॉजिटिव लेंगे. चलो, तो आपके पास कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं? 4 है, और 4 का आपको साइन कन्वेंशन पता चल चुका है. दैट मीन्स आर ए पॉजिटिव, -20 -18 प्लस आर डी इज इक्वल्स टू 0. तो वैन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, तो आर ए प्लस आर डी इज इक्वल्स टू 38 किलो न्यूटन. क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा. नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन, मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0. देखो नाउ यू हैव अ चॉइस. अब देखो आपके पास अगर हम देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ ट्रस ईच एंड एवरी जॉइंट हैव अ 0 मोमेंट वैल्यू. एक चीज़ तो ये हो गई. सेकेंडली यू नो वेरी वेल एट हिंज सपोर्ट, एट रोलर सपोर्ट, एट फ्री एंड द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होती है? 0.
तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप कहीं पर भी मोमेंट ले सकते हो। तो कोशिश करो व्हेन एवर यू कैलकुलेट रिएक्शन यू ट्राई टू टेक अ मोमेंट एट ए पॉइंट और एट डी पॉइंट। तो यू चूज़ एनी पॉइंट फ्रॉम दीज टू। आप ए पर भी ले सकते हो, डी पर भी ले सकते हो। तो मैंने जनरली कहाँ पर लिया है, मैंने ए पर लिया है और ए पर ही मैं जनरली लेता हूँ। तो लेट्स सी कि क्या मोमेंट इक्वेशन डिज़ाइन होने वाली। पहले देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए व्हेन एवर यू फाइंड आउट द मोमेंट, इफ़ एनी फोर्स, कोई भी फोर्स है अगर उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे होते हैं, तो दैट्स क्रिएट अ जीरो मोमेंट वैल्यू। उसका रीज़न आपको अच्छे से पता होगा, बिकॉज सपोज आर ए पासिस थ्रू द ए पॉइंट, सो दैट्स क्रिएट अ जीरो मोमेंट वैल्यू। क्यों? बिकॉज दिस पर्टिकुलर फोर्स क्रिएट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैल्यू इज जीरो। क्यों? एक्चुअली क्या होगा, ये फोर्स आपका इससे ही पास कर रहा है, तो यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्रिएट नहीं हो पाएगी। So you know very well the moment is equals to force into perpendicular distance. When perpendicular distance is zero, तो ultimately bending moment is value is equals to zero. तो आर ए एच ए की वजह से कोई मोमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। किस किस की वजह से होगा? 20 की वजह से होगा। यस, कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा? क्लॉकवाइज। एंड यू नो वेरी वेल फॉर क्लॉकवाइज मोमेंट हम क्या साइन लेते हैं? पॉजिटिव। 18 इज ऑल्सो क्रिएटेड क्लॉकवाइज मोमेंट, इसके लिए हम क्या साइन लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। एंड आर डी क्रिएट अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो फॉर दिस वी यूज़ नेगेटिव साइन। तो हमारे पास थ्री टर्म्स, आप यू कैन से थ्री फोर्सेज दैट क्रिएट अ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, 20, 18 एंड आर डी। चलो, मोमेंट हमें पता चल गया। अब देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम 20 की बात करें, 20 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाली है? देखो, उसके जो 90 डिग्री पर जो गैप आ रहा है, कौन सा आ रहा है? दैट इज़ दिस। इसको हम क्या बोलेंगे? ए एफ। और ए एफ देखो, अगर आप ट्राइंगल देख पा रहे होंगे तो ए एफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक्चुअली दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल each and every angle is equal. Yes, this is 60, this is 60, this is also a 60 degree angle, राइट। सेकेंडली, आपको पता होगा अगर हम कोई परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करते हैं इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट पर्टिकुलर ऑफसेट कट द बेस एट सेंटर। दिस इज़ द बेस। अगर कोई हमने परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ किया तो वो कहाँ कट करेगा? सेंटर पर कट करेगा। तो सिंपल जो ए एफ, यहाँ पर जो पॉइंट एफ है, उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, 2.5/2। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किसके लिए निकालेंगे? फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म 18 इंटू दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम ए जी की बात करेंगे, ए जी किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई प्लस ई जी। तो चलो, ए तो हमें पता है दैट इज 2.5, बट प्रॉब्लम क्रिएटिंग बाई ई जी। हाउ टू कैलकुलेट ई जी? अब देखो, ई जी को कैलकुलेट करना एक टास्क है यहाँ पर। बाकी आर डी के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए कितनी हो जाएगी? इसके जो 90 डिग्री पर होगी टोटल, दैट इज़ 2.5 प्लस 2.5 कंप्लीटली 5 हो जाएगी। तो फर्स्टली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई जी। अब देखो, ई जी के लिए मैंने आपका कुछ डायग्राम अलग से बनाया है, वहाँ पर देखने की कोशिश करना। तो बता चुका हूँ। देखो, पहले देखो, मोमेंट इक्वेशन अगर आपने हम डिज़ाइन कर ली है, दैट इज़ दिस। व्हेन वी टेकन मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, तो आर डी की वजह से क्या आने वाला है? सॉरी, आर डी की वजह से जो आने वाला है माइनस आर डी, बिकॉज देखो, आर डी यहाँ पर था और आर डी अबाउट दिस पॉइंट क्रिएट अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो दैट मीन्स यू नो वेरी वेल, इफ द मोमेंट क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो वी यूज़ नेगेटिव साइन फॉर दैट, राइट। फॉर 18 यहाँ पर था, एंड दैट्स क्रिएट अ क्लॉकवाइज मोमेंट, वी यूज़ पॉजिटिव साइन। 20 इज ऑल्सो क्रिएट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर 18 था, यहाँ पर हमारे पास 20 था, तो जब हम यहाँ पर मोमेंट ले रहे तो ये भी क्लॉकवाइज करेगा। तो फॉर 18 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या? ए जी। एंड फॉर 20 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी? एफ ए था। एफ ए जनरली क्या था? एक परपेंडिकुलर ऑफसेट था इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जस्ट हाफ ऑफ इट, 1.25 हो जाएगा। क्लियर ना? अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ ट्राइंगल। देखो, हमारे पास दो ट्राइंगल थे जनरली, आप देख पा रहे होंगे। एक तो ट्राइंगल कौन सा था? एक तो ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला था, राइट। तो इस वाले ट्राइंगल को जब देखने की कोशिश करोगे तो ये वाला ट्राइंगल ये है। दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज डी। अब इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखने की कोशिश करना। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री। तो ये वाला रिमेनिंग एंगल कितना होगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 180 डिग्री। तो दिस 60, 30, 90,
तो हमें कितने की और नीड होगी, 180 बनाने के लिए 90 की नीड होगी, तो ये वाला जो एंगल होगा आपका 90 होगा। अब देखो सबसे पहले मैं किसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्टली आई जस्ट वांट टू ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी ई, मैं सी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करना है यहाँ पर इस वाले फिगर में। देखो जब ये मेरे पास क्या है 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। सपोज इफ़ आई कंसिडर दिस एंगल, सपोज दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 60 डिग्री एंगल, तो उसके एडजेसेंट वाली जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ बेस। एंड उसके जो परपेंडिकुलर गैप होता है, जो उसकी अपोजिट वाली साइड होती है, उसको हम क्या बोला जाता है, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। तो व्हेन वी अप्लाई द कोस प्रॉपर्टी ओवर हियर, तो यहाँ से बेस निकल जाएगा। कोस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस यहाँ पर क्या है, दैट इज सी ई, जिसको हम निकालना चाह रहे हैं। हाइपोटेन्यूस क्या होगा इस वाले ट्राइंगल के लिए, इस वाले कंसिडरेशन के लिए, दैट इज दिस, जो कि हमारे पास कितना है 2.5। तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया, 2.5 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी विद कोस 60, तो आपके पास क्या मिलने वाला है, यू गोट द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1.25। बट अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, हमें क्या निकालना था, एक्चुअली मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी। तो इसके लिए फिर हम अलग से एक ट्राइंगल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश, एक तो ट्राइंगल ये हो गया, सेकेंड ट्राइंगल जो हम बात करेंगे दैट इज दिस। इसी ट्राइंगल का अब मैंने ये वाला पार्ट ले लिया है। अब इस वाले पार्ट में देखो ये एंगल तो 60 डिग्री है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज़ 90 डिग्री। सो राइट नाउ दिस इज़ व्हाट, ये वाली जो साइड होगी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। जो लास्ट टाइम बेस था वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। उसके एडजेसेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ बेस। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अगेन मैं कोस प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो कोस 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगेन कोस 60 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस जो आपकी बार है वो पहले बेस था जिसको हम निकाल चुके हैं, वो कितना आ रहा था 1.25 आ रहा था। अब 1.25 के मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, कोस 60 के साथ। तो अगेन जो हमें बेस मिलने वाला है वो बेस क्या होगा, बेस की वैल्यू 0.625। दैट मीन्स वो वैल्यू किसकी होने वाली है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ई इंटू जी। ई जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.625। अब देखो मैं यहाँ पर किसकी नीड होगी, देखो सी जी वैल्यू की भी नीड होगी, इस वाली वैल्यू की भी नीड होगी, तो साथ के साथ इसको भी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा मैं, साइन प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो आई अप्लाई द साइन प्रॉपर्टी हो गया, तो साइन 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज सी जी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर कितना है, दैट इज सी ई। तो सी जी को जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी विद साइन 60, तो यू गोट दिस वैल्यू 1.825। अब देखो एक वैल्यू की नीड और पढ़ने वाली है, दैट इज जी डी। देखो जी डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ई जी निकल चुका है, तो यू कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी डी। जी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल में से 2.5 में से अगर मैं ये इस वाले पार्ट को माइनस कर देता हूँ तो ये निकल जाएगा, तो 2.5 माइनस 0.625, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1.875। आई थिंक ये वाली देखो अगर क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर इसको वीडियो को पॉज करना है, यहाँ पर अगेन से ये टर्म्स जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। देखो यही इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस क्वेश्चन के अंदर। इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स दीज थिंग्स क्लियरली, तो यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन इन अ सिंपल वे। चलो अब हमारे पास सारी वैल्यू निकल चुकी हैं, तो दैट मीन्स जो वैल्यू हम निकाल रहे थे किसकी, ए जी की, तो सिंपल थी, दैट इज़ हाफ ऑफ 2.5 1.25। अब जो देखो जो वैल्यू हमारे पास जी किसकी वैल्यू थी, ए जी सॉरी हाँ, ए एफ की वैल्यू हमारे पास सिंपल थी 1.25। तो ए जी ये वाला गैप था जनरली, तो ये किसके इक्वल था, ए सी प्लस सी जी। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, दैट इज़ इक्वल्स टू वॉट, दैट इज़ इक्वल्स टू 2.5। एंड ये वाली वैल्यू हम निकाल कर अभी आए हैं, दैट इज इक्वल्स टू वॉट 0.625। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमें पास किसकी मिलेगी, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू जी। ए जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.125। अब हमारे पास सारी चीज़ नोन है, सब कुछ नोन है, तो दैट मीन्स व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन वी गोट द वैल्यू ऑफ आर डी फ्रॉम द कैलसी 16.25 किलो न्यूटन। अब देखो एक इक्वेशन हम पहले से निकाल चुके हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज आर ए प्लस आर डी इज इक्वल्स टू 38। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ आर डी हेयर, तो यू गोट द वैल्यू ऑफ आर ए इज इक्वल्स हमारे पास कितना होगा 21.75 किलो न्यूटन। सो 21.75 किलो न्यूटन, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट वी कैलकुलेटेड ईच एंड एवरी रिएक्शन थ्रू दिस फिगर।
यहाँ तक क्लियर होगा? देखो यहाँ पर बस एक कॉन्सेप्ट आया था, हाउ टू कैलकुलेट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और से जो टास्क था दैट इज सी जी को निकालने के यहाँ पर टास्क था, दैट इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, हाउ वी कंसीडर द इमेजनरी सेक्शन। देखो बाय मेथड ऑफ सेक्शन दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी कंसीडर द इमेजनरी सेक्शन एंड इमेजनरी सेक्शन, you know, some rules exist by whenever we draw the imaginary section। देखो फर्स्टली हमें क्या करना है, first thing is very important, whenever we cut the these imaginary section, that particular section don't cut more than 3 member। देखो 2 कट कर सकता है, 1 कट कर सकता है, 3 कट कर सकता है, और 3 से ज़्यादा कट नहीं कर सकता है। सेकेंड थिंग, यू जस्ट ट्राई टू कट दोज मेंबर दैट वी वांट टू फाइंड आउट। अगर मुझे मेंबर 1 2 3 निकालने हैं, देखो समहाउ ऐसा नहीं होगा तो उस केस में आप 2 मेंबर भी बना सकते हो, बट ऐसा अगर आपके देखो यूनिवर्सिटी लेवल पर इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ईएस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर समहाउ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही डिज़ाइन होगा कि आप जो मेंबर कट करने की कोशिश करोगे उससे आपका सेक्शन डिज़ाइन हो जाएगा। तो सेकेंड आपको क्या करना है, यू जस्ट ट्राई टू कट दोज मेंबर दैट वी वांट टू फाइंड आउट। एंड थर्ड, आपका वो मेंबर जो है, वो आपका जो इमेजनरी सेक्शन है, आपके फिगर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसा कोई सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं जिससे हमारा पार्ट हमारा अलग अलग नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस वाले पार्ट को स्प्लिट भी मतलब करते हुए सेक्शन को कट करना है। तो आप यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाला सेक्शन इसको स्प्लिट भी कर रहा है, ये वाला सेक्शन है। तो पहली बात तो क्या है, 3 मेंबर को कट कर रहा है, 1 2 3। कौन कौन से कट कर रहा है, जिनको हमें फाइंड आउट करना है, 1 2 3। सेकेंडली आपके इस वाले पार्ट को इसने अलग स्प्लिट कर दिया, इस वाले पार्ट को इसने अलग स्प्लिट कर दिया है। तो तीनों ही कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई हैं। क्लियर? चलो अब एक जो स्प्लिट पार्ट है, अब आपकी चॉइस है, आप राइट हैंड वाला पार्ट लेंगे या फिर लेफ्ट हैंड वाला पार्ट लेंगे। किसी एक स्प्लिट पार्ट का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो जनरली आई जस्ट कंसीडर द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ दिस स्प्लिट फिगर। तो राइट हैंड साइड में देखो जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी देखो फोर्सेस, जनरली यहाँ पर एक 20 था, यहाँ पर आज HA था, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डेड पोर्शन हो गया। अब एक्टिव पोर्शन कौन सा है हमारे लिए, ये वाला है। तो यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी मेंबर्स फोर्सेस निकालने हैं, वो सारे एक्टिव हैं। इसके अलावा जो भी फिगर में बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट है, वो अब हमारे लिए क्या हो गया, डेड। दैट मीन्स सेक्शन के लेफ्ट हैंड वाले पार्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर माई पॉइंट? चलो अब देखो फर्स्टली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो जनरली मेथड ऑफ जॉइंट में क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। बट मेथड ऑफ जॉइंट में मेथड ऑफ सेक्शन में हम कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हैं, moment equilibrium equation। always we use the moment equilibrium equation, so that's why यही बस यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी लेंथ वाइज इज स्मॉल। तो यहाँ पर अगर देखो मुझे कौन कौन से फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं, जब इसका मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, F1 F2 एंड F3। देखो डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना। इसमें आपका होगी सर F1 F2 F3 क्यों लिखे, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करने थे। बाकी और किसी मेंबर फोर्सेस को आपको टच नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। बाकी सिंपली अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर F1 के लिए। अब देखो ध्यान से देखना, F1 के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कौन से पॉइंट पर मोमेंट लेना चाहिए। देखो इसके लिए मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ, आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट पर इस फोर्स को छोड़कर, जिसको हमें निकालना है, जिसके थ्रू जिस फोर्स को निकालना है, इस फोर्स को छोड़कर वो 2 फोर्स देखो जो कि सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। लाइक F2 और F3 कौन से सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, E से पास हो रहे हैं। क्लियर ना? चलो E से पास हो गए। अब जब E से पास हो रहे हैं तो आपको पता है E से जब पास होंगे, उसी पॉइंट से पास होंगे जिसके थ्रू मोमेंट निकालेंगे, तो मोमेंट वैल्यू इनके थ्रू क्या होगी, 0 होगी। तो आपको कोशिश करनी है, आपको मोमेंट उस पॉइंट पर लेना है जिस पॉइंट पर जिस फोर्स के अलावा, जिसके अबाउट हम निकाल रहे होते हैं, उसके अलावा जो 2 फोर्स बचे हुए हैं वो 0 मोमेंट वैल्यू क्रिएट करें। तो 0 मोमेंट वैल्यू F2 F3 की कहाँ पर होगी, E पर होगी। तो E पर हम मोमेंट इक्वेशन निकाल लेते हैं। चलो तो
तो मोमेंट इक्वेशन देखो जब ई पर निकालेंगे तो पहले हम F1 के थ्रू देख लेते हैं। F1 कैसी टेंडेंसी होगी, दैट्स क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस F1 इंटू सी। अब इसके लिए देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज सी। अब देखो सी कैसे होगी, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सी इसके 90 डिग्री पर आ रहा है। सी कहाँ पर आ रहा है, 90 डिग्री पर आ रहा है। देखो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि सर ये कैसे लिया है। तो इसके लिए मैं अलग से स्पेसिफिक कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा। यहाँ पर अब क्वेश्चन बहुत लेंथी हो चुका है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो इस देखो इसके लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, सी ई होगी। सो एंड आफ्टर डैट और कौन मोमेंट क्रिएट करेगा, यहाँ पर 18 करेगा ऑब्वियसली। 18 के लिए क्या हो जाएगा, इसकी टेंडेंसी क्लॉकवाइज होगी। 18 मल्टीप्लाई बाय दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी इंटू ई। सो दैट इज जी इंटू ई हो गया। एंड माइनस आर डी कैसा टेंडेंसी होगी, दैट्स क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो माइनस आर डी इंटू इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ई हो जाएगा। चलो अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो हम जी निकाल चुके हैं पहले से ही, वो कितना है 0.625। डी की वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू 2.5। आर डी की वैल्यू हमें पहले से पता है। तो जब सिंप्लीफाई करोगे वी गोट द वैल्यू ऑफ F1 इज इक्वल्स टू माइनस 23.5 किलो न्यूटन। देखो माइनस साइन से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा एक्चुअल एजम्पशन था वो रॉन्ग था। हमने हर मेंबर को मैं टेंसाइल एज्यूम करता हूँ, बट नेगेटिव आने की वजह से क्या हो गया, ये टेंसाइल नेचर का नहीं है, ये कंप्रेसिव नेचर का है। इससे बस ये आपको पता चल जाता है, बाकी कुछ करना नहीं है, ये आपको सिंपली आंसर लिखकर छोड़ देना होता है। तो एक फोर्स हमारे पास निकल चुका है। नाउ कम टू द सेकेंड फोर्स। अब देखो जब सेकेंड फोर्स की बात करेंगे F2, आपको अगेन फिगर देखना है कि F2 निकालने के लिए अब हमें कौन से पॉइंट पर मोमेंट लेना चाहिए। अब देखो F2 के लिए इसका लाइन ऑफ एक्शन F1 का किससे पास हो रहा है, डी से पास हो रहा है। F3 का किससे पास हो रहा है, डी पर हो रहा है। तो डी पर ले सकते हैं, यस। जब डी पर लेंगे तो F1 और F3 जीरो मोमेंट क्रिएट करेगा। तो कौन कौन मोमेंट क्रिएट करेगा, एक तो F2 हो गया, एक 18 हो गया, और एक आपका बस ये दो फोर्स आपके क्रिएट करेंगे, क्योंकि आर डी भी उससे ही पास करेगा डी पॉइंट से। सो टू कैलकुलेट F2, तो जब हम इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे तो किस किस की वजह से करेंगे, F2 और 18। आप देख भी लेते हैं। देखो F2 की वजह से जो मोमेंट होगा, पहली बात तो टेंडेंसी कैसी होगी इसकी, दैट्स क्रिएट अ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। और 18 भी कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। अब देखो F2 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट इज दिस, जो कि किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल होगी। तो सी डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। आप कैसे निकाल सकते हैं वो बता देता हूँ मैं अभी। अब देखो 18 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज़ जी इंटू डी। अब देखो ये हमारे पास क्या है, जी इंटू डी, ये वाली वैल्यू हमारे पास पता है पहले से, दैट इज़ 0.625। अगर टोटल में से मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये वाली बचेगी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कितनी आने वाली है, 1.875 निकल कर आने वाली है। चलो ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं हम किसकी, सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो आप फिगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे सी डी की वैल्यू के लिए, दैट मीन्स दिस वन इज़ 2.5, दिस वन इज़ 1.25। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपकी सी डी की वैल्यू निकल कर आने वाली 2.165। तो सी डी की हमें नीड होगी, तो सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई है F2 के लिए। अब हम F2 में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस F2 इंटू सी डी 2.165 माइनस 18 इंटू जी डी 1.875। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास F2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 15.58 किलो न्यूटन। देखो इस वाले क्वेश्चन से आपके मेथड ऑफ सेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन आपके इजीली अटैम्प्ट हो गए हैं, आप इस मेथड को अच्छे से देख लें। देखो वीडियो लेंथी बन गया, नो इशू, बट इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, आपके सारे क्वेश्चन से इजीली क्रैक हो जाएंगे। अब देखो मुझे F3 निकालना है, तो F3 के लिए आप देखकर बताओ मुझे कहाँ पर मोमेंट लेना चाहिए। तो F3 के लिए देखो ऑब्वियसली सी पर लेंगे हम मोमेंट, क्यों, क्योंकि F1 भी सी से पास कर रहा है, F2 भी सी से पास कर रहा है। तो व्हेन वी कैलकुलेट फोर्स F3, तो जब सी पर मोमेंट लेंगे तो कौन से फोर्स मोमेंट क्रिएट करेंगे, एक तो F3 करेगा और एक आपका RD करेगा। तो चलो F3 और RD को देख भी लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। F3 कैसे मोमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज। RD कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो F3 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दिस वन, दैट मीन्स CG। तो CG हम निकाल चुके हैं पहले से, जो कि 1.0825 करके आ रहा था। एंड RD के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, RD मल्टीप्लाई विद दिस डिस्टेंस, जो कि हम निकाल चुके हैं 1.875। चलो अब यहाँ पर सिंपली वैल्यू हम देख लेते हैं,
देखो F3 कैसा क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा था, तो प्लस F3 इंटू जी सी माइनस आर डी इंटू डी जी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो F3 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 28.146 किलो न्यूटन। So this is the final answer. Thank you so much guys to see this video till now. एंड अगर देखो आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी अगर आपको अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं फॉर द फर्दर वीडियोस। एंड अगर वीडियो कैसा लगा है, अच्छा है या फिर कुछ आपको लग रहा है कि कहीं पर डाउट है तो मुझे एक्चुअली कमेंट सेक्शन में करके बताइए। आप लोगों के देखो व्यूज़ जो आपके कमेंट होते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, उनको मैं कंसीडर करता हूँ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो ज़रूर अपना अपनी जो पॉइंट्स हैं ज़रूर मुझे बताइए कैसा वीडियो है, क्या चीज़ अपना इम्प्रूव और की जा सकती है, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।